हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ट्रिकी इफ एल्स एक्सरसाइजेज जो कि आपके इंटरव्यू में या आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में या फिर आपसे आपका एग्जामिनर जब आपके कॉलेज में आएगा एग्जामिनेशन के टाइम पे, और जो आपका वाइवा का पेपर होता है, वाइवा का जो पेपर कह रहा हूँ, वाइवा का जो इंटरव्यू होता है, वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। राइट। क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े ही फेमस टाइप के हैं और कई बार के कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आप इनके आंसर्स नहीं दे पाते। राइट। सो आज हम इन्हीं को देखेंगे। जैसे एक छोटा सा एक्सरसाइज हम देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नॉट प्रिंट एफ। राइट, हेलो, और यहाँ पे स्पेस दे दिया एंड देन यहाँ पे लिख दिया एल्स में प्रिंट एफ वर्ल्ड। ठीक है। सो यहाँ पर आपको, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। राइट, यहाँ पे क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे इफ स्टेटमेंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा, यहीं बंद हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ नहीं लगाना है। राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होगा। आप इसको रोकिए थोड़ी देर, इस वीडियो को, और प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का। आप देखिए कि क्या आउटपुट आता है। आप खुद सोचिए कि क्या आउटपुट आना चाहिए। नो चीटिंग प्लीज, और एक बार देखिए इसको। आई होप कि आपने वीडियो को रोका होगा और प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि आउटपुट क्या है। अगर नहीं भी कर पाए हैं तो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक गलती थी, इसको मैंने सही कर दिया, तो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए पहले तो CL टेस्ट कोड डॉट सी, पहले मैं इसको कंपाइल करूँगा। उसके बाद मैं टेस्ट कोड डॉट EXE इसको एग्जीक्यूट करूँगा। यू कैन सी हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट लिखा है। क्या इफ के अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रिंट? जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि इफ के अंदर क्या लिया जाता है? इफ के अंदर वही वैल्यू हो सकती है जो कि इंटीजर हो। क्या प्रिंटफ कोई इंटीजर है? द थिंग इज कि प्रिंटफ का कोई इंटीजर है नहीं, प्रिंटफ तो इंटीजर नहीं है। प्रिंटफ एक फंक्शन है, और ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता है। जैसे आपका मेन फंक्शन है, ये रिटर्न 0 कर रहा है ना, वैसे ही प्रिंटफ क्या करता है? रिटर्न करता है एक इंटीजर। और वो क्या होता है? वो होता है कितने कैरेक्टर्स आपने प्रिंट किए हैं। राइट। प्रिंटफ इस तरह का फंक्शन है जो कि ये रिटर्न करता है कि कितने कैरेक्टर्स आपने प्रिंट किए हैं स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये स्पेस 6। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 कैरेक्टर्स ये प्रिंट कर रहा है, इसीलिए प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा? 6। लेकिन जब ये 6 इतना रिटर्न कर देगा तो उसके पीछे मैंने क्या लगाया है? नॉट। और मैंने आपको बताया कि नॉट लगाने से, निगेशन ऑपरेटर लगाने से, पिछले वीडियो को देखिएगा, निगेशन ऑपरेटर लगाते ही कोई भी वैल्यू जो कि नॉन जीरो है, निगेटिव में है, पॉजिटिव में है, दैट विल बिकम जीरो। और कोई भी वैल्यू अगर जीरो है, दैट विल बिकम वन। ठीक है। तो प्रिंटफ यहाँ पे 6 रिटर्न कर रहा था, नॉट लगाया तो क्या हो गया? ये जीरो हो गया। क्योंकि ये जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया ये, इसलिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एल्स एग्जीक्यूट होने से पहले इफ के अंदर ये प्रिंट एफ भी एग्जीक्यूट हो गया। इफ के अंदर जो कुछ लिखा है ना, वो पहले एग्जीक्यूट होगा। पहले इफ के अंदर जो कुछ आपने लिखा है, जो फंक्शन कॉल कर लिया है, वो एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन कॉल क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये हम बाद में समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि कोई भी फंक्शन जो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो उस वैल्यू को यहाँ पर ये क्या करेगा? इसको चेक करेगा। अगर वो इंटीजर है और अगर वो फॉल्स है, जीरो है, तो वो एल्स में जाएगा। और अगर नॉन जीरो है तो वो इफ में जाएगा। ठीक है। तो इफ नॉट प्रिंटफ, यानी कि ये यहाँ पे जीरो हो रहा है, लेकिन जीरो होने से पहले प्रिंटफ अपना काम कर देता है, ये प्रिंट कर देता है हेलो को। और नॉट की वजह से ये जीरो होता है, जीरो की वजह से ये पूरी कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है, फॉल्स होने की वजह से ये एल्स में आता है। और एल्स में क्या लिखा है? वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड को ही प्रिंट कर देता है, पहले हेलो प्रिंट करता है, उसके बाद ये वर्ल्ड को प्रिंट कर देता है। इस तरीके से ये हेलो वर्ल्ड दोनों प्रिंट कर देता है। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो अक्सर पूछी जाती है। ठीक है। अक्सर ये इंटरव्यूज में आ जाती है या फिर पूछ लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि ये प्रिंटफ, अगर आप इसको देखना चाहें कि प्रिंटफ क्या वाकई में रिटर्न करता है जो मैं कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट n इज इक्वल टू प्रिंटफ। यहाँ पर आप हेलो लिख दीजिए। कितने कैरेक्टर्स है? 5 कैरेक्टर है हेलो में। और अगली लाइन पे इसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंटफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स
प्रिंटेड, परसेंटाइल डी, एंड देन आप यहाँ पे लगा दीजिए एन, राइट। उसके आगे नीचे का ये इफ और एल्स मैं उड़ा देता हूँ। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, राइट। सो लेट मी जस्ट कंपाइल इट, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हेलो द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंटेड 5। तो ये हेलो यहाँ पर प्रिंट हो गया, क्योंकि ये प्रिंटफ भी तो चलेगा, तो प्रिंटफ चलेगा तो हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, हेलो के बाद अगली लाइन पे अगर मुझे चाहिए तो आई विल डू वन थिंग, यहाँ पे स्लैश एन लगा दूंगा, राइट। और यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, कंपाइल करता हूँ एंड देन एग्जीक्यूट करता हूँ। हेलो द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंटेड 5। तो इससे प्रूव हो गया कि प्रिंटफ क्या करता है, जो कैरेक्टर जितने कैरेक्टर्स आप प्रिंट कर रहे हो स्क्रीन पे, उसकी काउंटिंग रिटर्न करता है जहां पर भी उसको कॉल किया गया है। ठीक है। और अगर आप इसको नॉट प्रिंटफ कर दोगे, आप इसको देखना चाहो नॉट प्रिंटफ, तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा 5, और नॉट लगाते ही कोई भी नॉन जीरो नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो जीरो बन जाएगा, राइट। तो एन विल बिकम जीरो। आइए अब हम देखते हैं कि एन कैसे जीरो बनेगा। अब यहाँ पर आते हैं नीचे टेस्को डॉट ई एक्स। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड जीरो, यहाँ पे मैंने एन को नॉट लगा करके वो कर दिया है, जीरो कर दिया है, राइट। इसलिए ये जीरो दिखा रहा है, जो कि गलत है, राइट। तो हम इसको सही कर देते हैं, प्रोग्राम को लॉजिकली सही कर देते हैं। प्रिंटफ अगर 5 कैरेक्टर्स प्रिंट कर रहा है, 5 कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, तो वो 5 कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट होंगे। ठीक है, ये एक हो गया। आपको समझ में आना चाहिए, प्रिंटफ के बारे में भी आपको पता लग गया, प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है, ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा एक एक्सरसाइज और देखते हैं, इफ -0, राइट। इसको देखते हैं। ठीक है, हम इफ में भी कुछ लिख देते हैं, प्रिंटफ इनसाइड इफ कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रिंटफ, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंटफ इनसाइड एल्स कंडीशन। अब आप देखिए क्या प्रिंट होगा। ठीक है, इसको आप चला के देखिए क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैं चलाता हूँ इसे। इनसाइड एल्स कंडीशन, क्यों? क्योंकि -0 का कोई मतलब नहीं है, जीरो इज ऑलवेज जीरो, चाहे आप +0 लिखें चाहे -0 लिखें, एवरीथिंग इज जीरो। अब यहाँ पर आप लिखें -100, राइट। तो क्या होगा? आई होप आपको पता लग गया होगा क्या होगा। इट विल प्रिंट इनसाइड इफ कंडीशन, क्योंकि एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डजेंट मैटर एट ऑल। जो कुछ भी यहाँ पर इफ कंडीशन में होगा, अगर वो जीरो नहीं है, देन इफ विल बी ट्रू। एनीथिंग अदर देन जीरो इनसाइड इफ कंडीशन इज ट्रू। अच्छा, एक काम और करते हैं, क्या इसके अंदर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1 - 1, इफ 1 - 1, क्या मैं ये कर सकता हूँ 1 - 1, राइट? तो क्या ये करने देगा मुझे? सो लेट मी सी। बिल्कुल करने देगा। कंपाइल कर दिया इसने। इनसाइड एल्स कंडीशन, क्यों? क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं जाएगा यहाँ पे, एल्स में जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से आपको समझना होगा इन चीज़ों को। इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस या इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं, ये जानने के लिए पूछ ली जाती हैं, राइट। और इन पे मैं समय इसीलिए दे रहा हूँ सो दैट ये चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको। अदरवाइज इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। सो अगर कोई कहता है कि इफ में कुछ नहीं लिखा है, इफ और एल्स दोनों को एग्जीक्यूट करना है, तो पिछला एग्जांपल आप दिखा सकते हैं हेलो वर्ल्ड का। इफ और एल्स दोनों में अगर कुछ एग्जीक्यूट करना है, यू कैन सी। ठीक है, अब हम आते हैं एक छोटी सी चीज समझते हैं यहाँ पे। अगर आपको इफ कंडीशन में कुछ ऐसे, सपोज इफ 1 लिखा है मैंने, राइट, और मुझे एक छोटी सी चीज ही बतानी है, प्रिंट इफ ओके, राइट। एक ही लाइन लिखनी है मुझे, एल्स। एल्स में आते हैं, प्रिंट इफ नॉट ओके। ठीक है, मैंने ये लिख दी। इफ एक ही इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है, तो मुझे कुछ एक ही लाइन में सारा काम कर देना है। अगर मेरा कोई काम ऐसा है जो एक ही लाइन में पूरा हो रहा है, इफ कंडीशन के ट्रू होने पर या एल्स कंडीशन में आने पर, अगर एक ही लाइन में पूरा हो रहा है, देन यू डोंट नीड द कर्ली ब्रेसेस। जो कर्ली ब्रैकेट आपने लगाए थे, उन कर्ली ब्रैकेट्स की आपको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप कंपाइल कीजिए, cl टेस्ट कोड डॉट सी एक्स एंड देन इसको रन कराइए, ओके आ गया, राइट।
क्योंकि इफ वन, वन का मतलब ट्रू, इसलिए इसने ओके दे दिया। ठीक है। एल्स पार्ट में नॉट ओके आया। ठीक। तो नॉट ओके अगर करना है प्रिंट आपको तो जीरो कर दीजिए। जीरो करते ही एल्स पार्ट में जाएगा। लेट्स सी एल्स पार्ट में क्या होता है। विल कम नॉट ओके। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन अगर आपके इफ कंडीशन में, ठीक है, इफ कंडीशन में आप ट्रू होने पर अगर आपको मोर देन वन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराने हैं, या फिर एल्स कंडीशन में अगर आपका कंट्रोल जाएगा और वहां पर भी आपको मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। आपको स्पेसिफिकली करली ब्रैकेट लगाने होंगे, क्योंकि करली ब्रैकेट स्कोप बताता है कि कितना काम करना है एक स्कोप के अंदर। इसलिए करली ब्रैकेट आप तब लगाएंगे जरूर जब इफ कंडीशन के अंदर या फिर एल्स कंडीशन के अंदर आपको एक से ज्यादा लाइंस एग्जीक्यूट करनी हो, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने हो। राइट, इन दैट केस यू विल डू दैट। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इफ कंडीशन के बारे में। राइट, यहाँ पे इफ के बाद आगे मैं एक और लिखना चाहता हूँ, प्रिंट एफ आई एम ओके। राइट। और मैं ये अगर सोचूं कि इफ कंडीशन के बाद मैंने ऐसा किया है तो ये काम कर जाएगा, नो इट विल नॉट वर्क। ठीक है। ये कोई पाइथन लैंग्वेज नहीं है, पाइथन में ये चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, पाइथन में आप ये आपका जो अगली लाइन जो शुरू होती है, जो स्कोप शुरू होता है, वो टैब से शुरू होता है और टैब के खत्म होते ही स्कोप खत्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एग्जीक्यूट करेगा क्या, इफ में हमने ऐसा लिखा है तो इफ में ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी क्या, नहीं। अगर आपकी इफ कंडीशन में अगर आपने एक ही लाइन दी है और कोई करली ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो वही एक लाइन सही मानी जाएगी इफ कंडीशन के भीतर। उसके बाद दूसरी लाइन को सही नहीं माना जाएगा। दैट विल नॉट बी, सही तो माना जाएगा लेकिन वो उसका पार्ट नहीं होगा इफ कंडीशन का। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं तो क्या होता है। लेट मी कंपाइल इट। क्या ये कंपाइलेशन एरर नहीं देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था कि जो एल्स है वो क्या है, बिना इफ के नहीं रह सकता। अब बात यह है कि आपका जो इफ है, क्योंकि आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाया, ध्यान से सुनिएगा, आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाया इसलिए आपका इफ यहीं पे खत्म हो गया। अगली लाइन पे कोई इफ नहीं है, अगली लाइन पे ये सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट है। ठीक है। इस वजह से जब आप यहाँ एल्स पर आते हो तो ये एल्स ऑर्फन एल्स हो जाता है। लेकिन जब आप इसको ऐसे हटा देते हो तो क्या होता है, क्योंकि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है इसलिए एल्स इज फाइन। एल्स के पास एक करस्पॉन्डिंग इफ है, क्योंकि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। राइट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे ही आप इफ के नीचे एक लाइन और लिख देंगे, सपोज मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो हुआ क्या, इफ कंडीशन यहाँ पे प्रिंट एफ ओके होते ही अगली लाइन पे यहाँ खत्म हो चुकी है इफ कंडीशन। इसलिए अगर आप एल्स पे आते हैं, एल्स कोई इफ के साथ नहीं है, इफ के साथ ही एल्स होना चाहिए हमेशा। अब ये एल्स किसी इफ के साथ नहीं है, इफ के साथ नहीं है। इसी वजह से क्या हुआ कि ये कंपाइलेशन एरर देता है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूं प्रिंट एफ, यहां पे लिख दूं हाउ आर यू, राइट, तब क्या कंपाइलेशन एरर आएगी? आप इसको वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद देखिए, अपने आप से सोचकर देखिए कि क्या कंपाइलेशन एरर इस कंडीशन में आएगी। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप गलत कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए, रोक करके खुद का दिमाग लगाना चाहिए। सो लेट मी शो यू कंपाइलेशन। कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो पंगा है ही नहीं कि कोई एल्स आ रहा हो नीचे या कुछ और आ रहा हो। इनफैक्ट यहाँ पे अगर अगला इफ भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल्स को इफ के साथ होना जरूरी है। राइट, इफ इंडिपेंडेंटली शुरू हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से शुरू होना चाहेगा तो हो जाएगा। इसलिए अगर आप इसको चलाएंगे तो पता है क्या होगा, एल्स पार्ट तो प्रिंट होगा ही नॉट होके, उसके बाद हाउ आर यू भी प्रिंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि एल्स तो यहाँ खत्म हो गया, इसके बाद जो लिखा हुआ है वो भी प्रिंट होना है। राइट, सो लेट मी रन इट। ठीक है, नॉट ओके हाउ आर यू सी, दोनों चीजें प्रिंट हुई हैं। ठीक है, दोनों चीजें प्रिंट हो गई। ऐसे ही ये काम करता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आप ये सोच रहे हैं यहां पर तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगी अगर आपने इसके आगे एक लाइन और बढ़ा दी तो, लेकिन यहां पर कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब होगी जब आप ये सोचे बैठे होंगे कि ये भी मेरा एल्स पार्ट का ही हिस्सा है, तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंपाइलेशन एरर आएगी ही नहीं और आपको पता चलेगा ही नहीं। और रन टाइम पे जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा, क्योंकि ये तो रन करेगा, जब रन कर रहा होगा और आपको आपके
एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं देगा, देन यू विल थिंक कि क्या हुआ। राइट, इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि करली ब्रैकेट का क्या इंपॉर्टेंस है इफ कंडीशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई। ओके, अब हम एक चीज और देखते हैं। इफ यहाँ पर लिखते हैं 9। ठीक है, और मैंने या फिर कुछ और कर लेते हैं यहाँ पर, रेदर देन 9 यहाँ पे इफ इंट के इज इक्वल टू 10। राइट, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ ए परसेंटाइल 10, सॉरी 2 इक्वल इक्वल्स टू 0। मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट एफ स्लैश एन द नंबर इज एन इवन नंबर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज दो से डिवाइड होगी, दो से डिवाइड हो सकती है, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और ये जो सिंबल है जो हम यूज कर रहे हैं, ये रिमाइंडर का ही है। फाइंडिंग आउट द रिमाइंडर व्हेन k इज डिवाइडेड बाय 2। तो अगर k को 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आता है, देन इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आपका ये द नंबर इज एन इवन नंबर प्रिंट होगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, एल्स यहाँ पे प्रिंट करूंगा द नंबर प्रिंट एफ द नंबर स्लैश एन द नंबर इज नॉट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, नंबर एक ऑड नंबर है, ये मैं प्रिंट कर दूंगा। अब इसको नॉर्मली हम इस केस में चला के देखते हैं। ठीक है, द नंबर इज एन इवन नंबर, क्यों, क्योंकि के 10 है तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। अगर कोई बच्चा क्या करता है, गलती से यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपका एक तो ये मैसेज आया एल्स नहीं है विदाउट मैचिंग इफ। कारण क्या है, क्योंकि जब आप सेमी कॉलन लगा देते हो ना कहीं इफ कंडीशन के आगे, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी इफ कंडीशन यहीं खत्म हो गई, पूरी इफ कंडीशन यहीं खत्म हो गई। और अगर आपने एल्स यहाँ लिखा हुआ है, तो जब इफ कंडीशन यहीं खत्म हो गई, तो ये एल्स तो बिना इफ का रह गया। इसीलिए इसने यहाँ पर ये एरर दी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्स, इस केस में यहाँ पे एल्स के लिए प्रॉब्लम क्यों आई है, एल्स को कंप्लेन क्यों कर रहा है कि एल्स इज विदाउट इफ। राइट, क्योंकि इफ आपका यहीं खत्म हो गया। ठीक है, अगर मैं एल्स हटा भी दूं और आप सोचें कि क्या ये काम करेगा प्रिंट एफ, तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इफ तो यहीं खत्म हो गया। ये प्रिंट होगा, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि इस कंडीशन के ट्रू होने की वजह से ये प्रिंट होगा। लेट मी शो यू। आप इस गलतफहमी मत रहिएगा कि ये इस कंडीशन की वजह से प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूं, तो भी ये प्रिंट होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं, ये पूछ लिए जाते हैं तो फिर धोखा हो जाता है। राइट, अभी भी प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि इफ कंडीशन तो यहीं खत्म हो गई। जब ये कंडीशन यहीं खत्म हो गई, तो इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो रन करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि इफ कंडीशन आपने यहीं खत्म कर दी। इनफैक्ट अगर आप इसको हटा दें और आप ये सोचें कि ये कोई कंपाइलेशन एरर देगा, तो ये नहीं देगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये कोई कंपाइलेशन एरर नहीं देगा। राइट, यहाँ पे आप इसको चलाइए, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं देगा, कोई प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट कराया ही नहीं। लेकिन अगर आप इसके आगे ऐसे लिख दें, प्रिंट एफ द नंबर इज इवन, एक ही लाइन में लिख दें, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि ये तो इफ कंडीशन है, और इफ कंडीशन में एक ही स्टेटमेंट अगर आपने एग्जीक्यूट किया है, तो वो यहीं पे अपना काम कर जाएगा। इसलिए ये प्रिंट एफ सही काम करेगा। ठीक है, मैं इसको चला रहा हूँ। कुछ प्रिंट नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ 1 कर दिया था। इसको मैं 0 कर देता हूँ, जा करके ये सही प्रिंट करेगा। ठीक है, अब द नंबर इज इवन, अब आ गया ये। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि जो इफ कंडीशन है, वो अगर, देखो इफ और एल्स दोनों जरूरी नहीं होते एक साथ। अभी हमने इफ एल्स को देखा था सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए, अब हमने इफ को देख लिया सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए। तो ये कुछ ऐसा ही है, इस तरीके से ही तो है। राइट, तो एक लाइन में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ अगली लाइन में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन लाइन स्टेटमेंट है इसलिए चल गया। इसके आगे अगर आप दूसरी चीज लिखो, राइट, तो वो भी प्रिंट होगी, प्रिंट एफ आई, ये भी प्रिंट होगा, स्लैश एन आई, ये भी प्रिंट होगा। बट आप ये मत समझिएगा कि इस कंडीशन के ट्रू होने की वजह से प्रिंट होगा। प्रिंट तो हो जाएगा अगर आप इसको रन कराएं,
प्रिंट हो जाएगा। दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी, द नंबर इज इवन और हाई। लेकिन आप ये सोचें कि इस कंडीशन के ट्रू होने की वजह से ही ये दोनों प्रिंट हुए हैं, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं 1 कर दूं तो सिर्फ हाई प्रिंट होगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा होगा। ठीक है, इट्स ओनली हाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो इफ कंडीशन है वो बिहेव करती हैं इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें बिहेव कर रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू इफ कंडीशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस समझ में आई होंगी। ये थोड़ी सी ट्रिकी एक्सरसाइजेस हैं जो कि थोड़ी परेशान करती हैं, राइट। अब हम एक चीज़ और, सॉरी, एक चीज़ और देखते हैं। फ्लोट एफ इज इक्वल टू 10.78, ये मैंने दिया है, राइट। अब मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं एफ डबल इक्वल्स टू 10.78 इस तरीके से इसको मैं कंपेयर कराता हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ स्लैश एन द नंबर्स कंपैरिजन इज ओके। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन हमारा ओके रहा और वैल्यू बराबर है 10.78 के। जो मैंने की थी वही वैल्यू, जो मैंने वैल्यू दी थी वही वैल्यू मैंने चेक की है और वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एफ की वैल्यू 10.78 है और यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो आना भी चाहिए 10.78, बराबर ही आना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और देखते हैं क्या होता है। प्रिंट एफ स्लैश एन द कंपैरिजन रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आपको क्या लग रहा है क्या आउटपुट आएगा? कंपैरिजन रिटर्न फॉल्स, फॉल्स आया। क्यों आया? फ्लोट की वैल्यू मैंने 10.78 दी है और कंपेयर भी 10.78 से किया है। चीजें तो सही आनी चाहिए, इक्वल आना चाहिए, बट आया क्यों नहीं? आया इसलिए नहीं क्योंकि फ्लोट के बारे में जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि जो फ्लोट की वैल्यू स्टोर होती है, दैट स्टोर्स 6 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, पूरा का पूरा वैल्यू 6 प्लेसेस तक जाती है, राइट। और वो वैल्यू थोड़ी सी इससे कम होती है, राइट। 7,999 समथिंग लाइक दैट होगी। ठीक है, 7 7 फिर देन 999 समथिंग लाइक दैट। सो इसलिए जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो एग्जैक्टली सेम नहीं आती, इस वजह से ही ये एल्स पार्ट में चला जाता है। तो इस कंडीशन में आप करोगे क्या, चेक कैसे करोगे? ठीक है, अब दो तरीके हैं इसको चेक करने के। पहला तो ये कि अगर आपको फ्लोट वैल्यू को एग्जैक्ट कंपेयर करना है तो जो वैल्यू है ना उसके आगे एफ लगा दो। जो वैल्यू आपने दी है उसके आगे एफ लगा दो, 10.7 एफ लिख दो। ठीक है, अब तो ये फ्लोट की तरह कंपेयर करेगा। पहला केस ये है, लेट्स रन इट। कंपैरिजन इज ओके, हो गया ओके। लेकिन अगर आप चाहते हो कि विदाउट एफ लिखे सही सही कंपैरिजन हो, तो रेदर देन फ्लोट आप एक बार डबल कर लो। ठीक है, डबल भी फ्लोट की तरह ही होता है बट ये स्पेस ज्यादा लेता है मेमोरी में। ठीक है, द कंपैरिजन इज ओके। तो डबल के केस में एग्जैक्टली सेम वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन फ्लोट के केस में थोड़ी छोटी स्टोर होती है, इसलिए जब आप कंपेयर करने जाते हो तो वो सही नहीं आती। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, एंड देन यू गेट स्टक कि क्या किया जाए। तो ये इफ एल्सेस के बारे में जो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं, दीज आर रियली गुड एक्सरसाइजेस, आपको बहुत हेल्प करेंगी। कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको दूंगा और उसको भी आप करके देखिएगा। लाइक आप कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। कोई नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 10 है या नहीं है, डिविजिबल बाई 5 है या नहीं, डिविजिबल बाई 10 है या नहीं। कोई नंबर 4 से भी और 8 से भी, 4 से भी, 8 से भी, दोनों से डिविजिबल है या नहीं, राइट। ठीक है, तो ये करके देखिएगा। देयर इज एनी नंबर, अगर वो दोनों से, 4 से और 8 से और 10 से, तीनों से डिविजिबल है या नहीं, राइट। एंड कंडीशन आई होप आप जान रहे होगे क्या करना है, राइट। उसका यूज करके आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन लेट मी नो। अदरवाइज जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगी, दैट आई एम गोइंग टू ऐड इन इन माई किटी। जो भी आपको समझाने लायक यहाँ पर होगा वो मैं उसको ऐड करूंगा इन दीज वीडियोस। ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।